नमस्ते और स्वागत है आपका इस क्विक एंड टू द पॉइंट रिवीजन ऑफ इंड एस 105 पे। ये स्टैंडर्ड पर्टेन करता है नॉन करंट एसेट्स एंड डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल। तो सर ये स्टैंडर्ड की जरूरत क्या है? देखिए, यूजुअली अगर मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है और मेरे पास लेटर से थोड़े एक्स्ट्रा बेंचेस है, यूजुअली मेरे बेंचेस है हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ यूज एंड हेंस वो जाएंगे पीपी के अंदर। हावेवर अगर मेरे को ये बेंचेस अभी बेचने हैं, काफी साल मैंने यूज किए, ये थोड़े बेंचेस पड़े हुए मेरे को बेचने हैं, तो ये बेंचेस अभी यूज में नहीं है एंड हेंस दे आर नाउ हेल्ड फॉर सेल। तो जब तक वो बिके नहीं तब तक हाँ, तो इंडेक्स 16 लगाते जाएंगे। अगर आप इंडेक्स 16 लगाते जाओ तो ये बेंच में आप उसको जो भी लेजर बैलेंस है माइनस डेप्रिसिएशन करते जाओगे। इंडेक्स 16 में आपको एट एवरी बैलेंस शीट डेट कोई कंपैरिजन विद द सेलिंग प्राइस वगैरह करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? बिकॉज आप एसेट यूज कर रहे हो, बेच रहे नहीं हो, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंपेयरिंग। हावेवर अभी आपका एसेट का नेचर चेंज हो गया। अभी आपको ये फर्नीचर, ये बेंचेस बेचने हैं एंड हेंस अगर आपको कोई आइटम बेचना है, जैसे इन्वेंट्री आपको यूजुअली बेचना होता है, अगर आपको कोई आइटम बेचना है तो आइडियली आपको कंपेयर करना है उसका कैरिंग वैल्यू विद लेट अस से समथिंग लाइक एनआरवी और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ये आपको इंडेक्स 16 नहीं देता एंड एज अ रिजल्ट द मोमेंट आपको फर्नीचर बेचना है एंड अगर स्पेसिफाइड कंडीशंस फुलफिल होता है तो स्टैंडर्ड बोलता है इसको इंडेक्स 105 में आप लेके आए, बिकॉज यहाँ पे आइडियली आपको कंपेयर करना चाहिए द कैरिंग वैल्यू विद द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इट इज रॉन्ग टू कंटिन्यू टू रिकॉर्ड इट एज पीपी बिकॉज ये एसेट्स अभी आपने यूज के लिए होल्ड ही नहीं कर रहे। अच्छा, तो ये होता है नॉन करंट एसेट। सर नॉन करंट एसेट क्या होता है? नॉन करंट एसेट इज एन एसेट विच इज अदर देन अ करंट एसेट। बेसिकली करंट एसेट होता है जहां पे आपका रियलाइजेशन होना है विद इन 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लॉन्गर। तो नॉन करंट एसेट इज अदर देन करंट। तो सर ये स्टैंडर्ड नॉन करंट एसेट्स पे अप्लाई होगा? हाँ, जैसे एक फर्नीचर है, बेंच है मेरे पास, वहां पे अप्लाई होगा। इज इट पॉसिबल दैट मैं एक ग्रुप ऑफ एसेट्स एक साथ बेचूं? जैसे मैं एक पूरा क्लासरूम निकाल दूं, मेरे पास 10 क्लासरूम्स है, उसमें से मैं एक क्लासरूम बेचने को निकालूं, तो यहाँ पे एज अ पार्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन मैं बेच रहा हूं मेरा लैंड एंड बिल्डिंग, मेरे बेंचेस, मेरा प्रोजेक्टर, मेरा कैमरा, मेरा कंप्यूटर एटसेट्रा। एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पे ग्रुप ऑफ एसेट्स बेच रहे। एसेट्स क्यों? यहाँ पे लाइबिलिटी भी बिक सकती है एंड एज अ रिजल्ट लेटर से मैंने क्लासरूम के लिए लोन लिया था, तो मैं एसेट्स तो ट्रांसफर कर ही रहा हूं, बट मैं बायर को बोलता हूं साथ में ये जो लोन है वो भी आपको टेक ओवर करना है। तो ये ग्रुप ऑफ एसेट्स है जो मैं बेचने की इंटेंशन रखता हूं एज अ पार्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन। तो क्या ये भी कवर होगा? जी हाँ, इसको बोला जाता है डिस्पोजल ग्रुप। ओके, सो स्टैंडर्ड इज नॉन करंट एसेट एंड डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेल। अभी एक नया टर्म आता है जो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जिसको बोला जाता है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन को डिफाइन किया जाता है एज अ कंपोनेंट लाइक अ सेगमेंट ऑफ एन एंटिटी which is either disposed of, it is not held for sale। ऐसा नहीं कि अभी बेचना है, बेच दिया है मैंने ड्यूरिंग द ईयर, पास्ट इवेंट, और इट इज टर्मिनेटेड या फिर अबैंडन्ड, मैंने छोड़ दिया उसको। लेट्स से रशिया में ये सब वॉर होने के बाद यूक्रेन में मैंने एक पूरा सेगमेंट मेरा वहां पे अबैंडन कर दिया, या फिर अब तक मैंने बेचा नहीं है बट मेरा इंटेंशन क्लियर है कि बेचना है, विच इज हेल्ड फॉर सेल। अगर एक कॉम्पोनेंट ऑफ द एंटिटी है विच इज ईदर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर या फिर अबैंडन्ड या टर्मिनेटेड ड्यूरिंग द ईयर और इज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल ड्यूरिंग द ईयर, तो उसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन बोला जाता है। अब ये स्टेज पे काफी बच्चों को डाउट्स रहते हैं कि सर कभी डिस्पोजल ग्रुप है, कभी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। आप याद रखिए दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, विच मीन्स कोई केसेस में एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में डिस्पोजल ग्रुप एज वेल एज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हो सकता है, कोई केसेस में वन ऑफ द टू हो सकता है। इसके लिए आप सम्स या फिर केसेस इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, हमारे मटेरियल में आप प्रैक्टिस करें तो आपको हेल्प होगा। मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 बिजनेसेस है, एक है कोचिंग बिजनेस, एक है लेटर से सीए प्रैक्टिस और एक है रेस्टोरेंट बिजनेस। उसमें से मैं डिसाइड करता हूँ कि चलो अभी मेरे को कोचिंग बिजनेस आगे कंटिन्यू नहीं करना है, जहाँ पे मेरे पास 10 क्लासरूम्स है। मैं सोचता हूँ एज अ पार्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन मेरे को किसी को 10 के 10 क्लासरूम्स बेच देने हैं एंड एज अ रिजल्ट दीज 10 क्लासरूम्स विच आर ग्रुप ऑफ एसेट्स इज अ डिस्पोजल ग्रुप। बट अगर मैं ये 10 क्लासरूम बेच देता हूँ तो मेरा कोचिंग ऑपरेशन जो कंपोनेंट ऑफ माई एंटिटी है वो अभी डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे इट इज अ डिस्पोजल ग्रुप एज वेल एज अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। ऑन द अदर हैंड लेट अस से अपने पास 10 क्लासरूम है, मेरे को अगर एक ही क्लासरूम बेचना है, दूसरे 9 क्लासरूम कंटिन्यू करना है, इन विच केस वो सिर्फ डिस्पोजल ग्रुप होगा, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नहीं होगा। अच्छा, ऑन द अदर हैंड लेट अस से अभी हमारा कोचिंग चल रहा था काफी यूक्रेन में, लेट अस से हाइपोथेटिकली, अभी बिकॉज ऑफ दिस वॉर मेरे को उधर कोचिंग कंटिन्यू नहीं करना, अभी मैं कोई बायर को भी नहीं ढूंढ रहा हूं, मैंने अबैंडन कर दिया उधर। इन विच केस दिस इज अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन बट नॉट अ डिस्पोजल ग्रुप बिकॉज वो हेल्ड फॉर सेल नहीं है।
Discontinued operation can be held for sale or it can also be discontinued. A disposal group is a group of assets which is held for sale. तो एक सटल सा डिफरेंस है, अगर आप समझ में आता है तो बेस्ट है, अदरवाइज आप इसके केसेस पढ़ोगे तो एक बेटर पर्सपेक्टिव मिल सकता है. तो बेसिकली इससे स्टैंडर्ड में कौन से आइटम्स कवर होता है? नॉन करंट एसेट्स, अदर देन करंट एसेट्स. बेसिकली डिस्पोजल ग्रुप यहाँ पे हो सकते हैं ग्रुप ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो आपको ट्रांसफर करना है एज अ पार्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन. एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन जो होता है एक कंपोनेंट ऑफ द एंटिटी विच इज ईदर डिस्पोज्ड ऑफ, दैट इज सोल्ड, और डिसकंटिन्यूड दैट इज अबैंडन्ड और टर्मिनेटेड, और इट इज हेल्ड फॉर सेल. अगर वो हेल्ड फॉर सेल भी है तो वो डिस्पोजल ग्रुप भी बन सकता है एंड एट द सेम टाइम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन भी बन सकता है. ठीक है सर. तो ये स्टैंडर्ड में कवर क्या होता है? बाय एंड लार्ज स्टैंडर्ड में कवर होगा पीपी, इंटेंजिबल एसेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड गुडविल. इसके अलावा सर्टन कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट जैसे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, अगर आपने उसको डिसाइड किया कि भाई कॉस्ट में रिकॉर्ड करेंगे इन दी एसएफएस एज पर इंड 27 तो वहां पे अप्लाई हो सकता है, बट अदरवाइज बाय एंड लार्ज ये 4 मेन कैटेगरीज पे ही अप्लाई होगा. सर तो किधर अप्लाई नहीं होता है? इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स. सर क्यों? ये तो करंट एसेट है. बायोलॉजिकल एसेट्स, डिफर्ड टैक्स एसेट, सर ये तो नॉन करंट है. हावेवर इसके लिए सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है लाइक इंड 41 या फिर इंड 12 जो आपको बताते हैं इसको रिकॉर्ड कैसे किया जाए, एंड हेंस ये अप्लाई नहीं होगा. एंड एवरी कैटेगरी ऑफ लायबिलिटी, बिकॉज द हेडिंग इज नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड नॉट नॉन करंट आइटम्स हेल्ड फॉर सेल, तो लायबिलिटीज कवर नहीं होगी. सर बट आपने बोला था डिस्पोजल ग्रुप में लायबिलिटीज आ सकती है. हाँ, लायबिलिटी डिस्पोजल ग्रुप में आ सकती है बिकॉज अगर आप बेचना चाहते हो एसेट विद लायबिलिटी तो डिस्पोजल ग्रुप में लायबिलिटी, एसेट सब कुछ आएगा. बट जब भी आप राइट ऑफ करने जाओगे, आगे आप अकाउंटिंग देखोगे, अकाउंटिंग आपको अप्लाई करना है ओनली टू नॉन करंट एसेट्स विच आर इन द नेचर ऑफ पीपी, इंटेंजिबल्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और गुडविल. अच्छा सर बट ये सब करने का मतलब क्या? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? यहाँ पे सिग्निफिकेंस ये है कि इसका जो अकाउंटिंग है, अपन यहाँ पे पहले इसका अकाउंटिंग देख लेते और समझते कि भाई डिस्पोजल ग्रुप और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में क्या डिस्टिंक्शन आएगा. अगर हम अकाउंटिंग ले तो फॉर नॉन करंट एसेट्स, और लेट अस से अपन डायरेक्टली अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में जाए तो फॉर नॉन करंट एसेट्स या फिर डिस्पोजल ग्रुप्स, आपको सबसे पहले ऑन द डेट व्हेन इट इज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल आपको सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड 16, 38, बोरोइंग कॉस्ट का 23, इंपेयरमेंट का 36 सब अप्लाई करके आपको फाइंड करना है कैरिंग वैल्यू आफ्टर अप्लाइंग ऑल इंड एस. तो ये हमारा डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन, लेट अस हमने डिसाइड किया 30 सितंबर 2023 को एक पर्टिकुलर हमने डिसाइड किया कि ये एसेट को या फिर एक ग्रुप ऑफ एसेट्स को हमें बेचने का है, तो 30 सितंबर को हमें फाइंड करना है कैरिंग वैल्यू आफ्टर अप्लाइंग ऑल इंड एस. सर अभी इसके बाद क्या? ये वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे विद द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल. सर क्यों कंपेयर करेंगे? बिकॉज नाउ योर इंटेंशन इज टू सेल. जैसे इन्वेंट्री में आप करते हो, यू कंपेयर कैरिंग वैल्यू विद द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, वहां पे एनआरवी बोला जाता है, एंड सिलेक्ट विच एवर इज लोअर. तो यहाँ पे भी हम इन्वेंट्रीज को नहीं बताते बिकॉज ये एक्चुअली हेल्ड फॉर सेल इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, बट ये हेल्ड फॉर सेल तो है. तो प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेंट्री यहाँ पे भी अपन कंटिन्यू करते हैं अप्लाई करने के लिए, एंड एज अ रिजल्ट हम इसको मेजर करेंगे एट द लोअर ऑफ दिस कॉस्ट और द कैरिंग वैल्यू, सिलेक्ट विच एवर इज लोअर. ठीक है सर. एंड यहाँ पे अगर लेटर से आपका कैरिंग वैल्यू आया 100 एंड फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल 90 है तो 10 रुपए का लॉस जाएगा. इसको भी इंस्टीट्यूट बोलता है इंपेयरमेंट अंडर इंड 105. इसको बोला जा सकता है लॉस ऑन क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल अंडर इंड 105 भी, और ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में. सर एक बार ये क्लासिफाई एज हेल्ड फॉर सेल हो गया तो क्या इमीडिएटली बिक जाएगा? नहीं, नॉट नेसेसरी, उसको टाइम लग सकता है बिकने को. टिल दैट टाइम डेप्रिसिएशन आपका स्टॉप हो जाएगा. सर ऐसे कैसे डेप्रिसिएशन स्टॉप हो जाए? अरे आप इन्वेंट्री थोड़ी ना डेप्रिशिएट करते हो, इन्वेंट्री भी आपका कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे ही होता है ना, आप डेप्रिशिएट नहीं करते हो. इन्वेंट्री आपका वही वैल्यू पे रहता है. वाई? बिकॉज इन्वेंट्री विल गेट डेप्रिशिएटेड ऑटोमेटिकली अगर एनआरवी फॉल होता है. अगर मेरा एनआरवी गिरते जाएगा तो इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली डेप्रिशिएट होता है, और अगर एनआरवी नहीं गिरता है तो कोई टेंशन नहीं है, इन्वेंट्री तो बेचना था मेरे को, अब तक बिका नहीं है, तो अब तक मैं उसका कुछ कॉस्ट पीएनएल में नहीं लेके जाऊंगा. एंड हेंस प्रिंसिपल्स यहाँ पे आप सिमिलर टू इन्वेंट्री अप्लाई करते हो, दैट इज आप कंपेयर करते हो द कैरिंग वैल्यू आफ्टर अप्लाइंग ऑल इंड एस विद द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, सिलेक्ट विच एवर इज लोअर. डेप्रिसिएशन आप स्टॉप कर देते हो, एंड ये जो भी आइटम्स है उसको आप बैलेंस शीट में एक सेपरेट लाइन आइटम के तौर पे दिखाते हो विच इज सेपरेट फ्रॉम ऑल योर नॉन करंट एसेट्स, सेपरेट फ्रॉम योर करंट एसेट्स. एक सेपरेट लाइन आइटम करके पॉइंट 1 नॉन करंट एसेट्स सभी नॉन करंट एसेट्स, पॉइंट 2 करंट एसेट्स सभी करंट एसेट्स, उसके बाद पॉइंट 3 करके आप दिखाओगे नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एज अ सेपरेट डिस्क्लोजर ऑन योर बैलेंस शीट. अच्छा तो ये किसके लिए अपन करते हैं? ये हम करते हैं फॉर नॉन करंट एसेट्स और डिस्पोजल ग्रुप विच इज हेल्ड फॉर सेल. हावेवर अगर एक पर्टिकुलर कंपोनेंट बन जाता है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, वो हेल्ड फॉर सेल शायद है या फिर नहीं है, वो बन जाता है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, तो फिर क्या होगा? सर इट इज अ कंपोनेंट ऑफ द एंटिटी. जैसे हमारे पास 3 डिविजन्स थे, एक कोचिंग डिवीजन है,
एक रेस्टोरेंट का डिवीजन है और एक सीए प्रैक्टिस है। अभी हमारा कोचिंग डिवीजन साल में हमने थोड़े महीने तक चला है, उसके बाद इधर उसको हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई कर दिया, या फिर उसको डिस्पोज कर दिया, या फिर उसको अबैंडन कर दिया। इन विच केस वो 6-7 महीना जो भी हमने बिजनेस चला है तभी हमने प्रॉफिट कमाया रहेगा। आइडियली जब भी अपन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, अपन लाइन बाय लाइन बनाते हैं, हर एक बिजनेस का जो रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस है, हर एक चीज रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड आपको बोलता है दैट आपका जो लाइन बाय लाइन रेवेन्यू, लाइन बाय लाइन एक्सपेंसेस लाइक एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, ये सभी जो लाइन बाय लाइन आइटम्स है वो रिकॉर्ड हो गए ओनली फॉर कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, दैट इज योर रेस्टोरेंट बिजनेस एंड योर सीए प्रैक्टिस। अगर आपने कोचिंग एक्टिविटी डिसकंटिन्यू कर दिया है तो वो आपके लाइन बाय लाइन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस में नहीं आएगा, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ड्यूरिंग द ईयर आपने थोड़े महीने तक कोचिंग किया, आपने पैसा कमाया, इन विच केस यू विल शो दिस एज अ सेपरेट लाइन आइटम as profit from discontinued operations with their corresponding tax effect। इसका हम सेपरेट डिस्क्लोजर देंगे ताकि रीडर को कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस दिख जाए लाइन बाय लाइन, एंड ड्यूरिंग द ईयर जो भी डिसकंटिन्यूड से कंट्रीब्यूशन आए वो दिख जाए। वो आगे शायद से डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन कंटिन्यू नहीं होगा, बट कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस में हम पैसा कमाते जाएंगे, एंड हेंस अपन डिस्क्लोजर देते हैं फॉर द डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन अलॉन्ग विद द टैक्स इफेक्ट सेपरेटली। अगर आपने इंड AS 33 ईपीएस पढ़ा है तो वहां पे आपने वो भी सिखा रहेगा दैट ईपीएस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस इज आल्सो टू बी शोन सेपरेटली इन द ईयर व्हेन देयर इज अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। ठीक है, तो सर ये हम डिस्पोजल मियर डिस्पोजल ग्रुप या मियर नॉन करंट एसेट के लिए करते हैं? जी नहीं। लेट अस से मेरे पास 10 क्लासरूम्स है और मैंने सोचा कि मैं एक क्लासरूम बंद कर देता हूं, दैट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ माय एंटिटी, तो मैं अभी भी यहाँ पे कैरिंग वैल्यू विद द फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल कंपेयर करूंगा, इफ रिक्वायर्ड राइट ऑफ रिकॉर्ड कर दूंगा, बट पीएनएल में ड्यूरिंग द ईयर वो एक क्लासरूम से मेरे को कितना प्रॉफिट आया उसको मैं सेपरेट दिखाऊं, ये सब मेरे को मगजमारी नहीं करना है। दिस इज ओनली टू बी डन फॉर मटेरियल ट्रांजैक्शन लाइक अ कंपोनेंट ऑफ द एंटिटी इज काइंड ऑफ डिस्पोज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे पीछे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के बारे में भी दिया हुआ है, वो आप रेफर कर सकते हो, लास्ट में है। ठीक है, अभी कभी क्लासिफाई होता है एक पर्टिकुलर नॉन करंट एसेट या फिर डिस्पोजल ग्रुप एज हेल्ड फॉर सेल, ये हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखा, बट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अप्लाई कभी होगा अगर एक पर्टिकुलर आइटम क्लासिफाई होता है एज हेल्ड फॉर सेल, एंड अगर ये क्लासिफाई होना है एज हेल्ड फॉर सेल तो दो कंडीशन मीट होनी चाहिए। इट हैज टू बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल, अभी का भी चाबी देने को आप तैयार हो, इन द प्रेजेंट कंडीशन, जो कंडीशन में उसमें देने को तैयार हो। सेकेंडली, सेल हैज टू बी हाईली प्रोबेबल, नॉट जस्ट प्रोबेबल, मोर देन 50% चांस नहीं, हाईली प्रोबेबल। तो सर इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपको गाइडेंस देता है क्या ये बारे में? जी हाँ। व्हेन इज इट अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल? इन द प्रेजेंट कंडीशन। जैसे आपको एक घर बेचना है बट अभी घर का कंडीशन बराबर नहीं है, आपको कोई बोलता है रिनोवेशन कर दो, रिनोवेशन करने के बाद बेच देंगे, आराम से बिक जाएगा। एज ऑन बैलेंस शीट डेट आपका रिनोवेशन अभी भी चालू है, इज इट अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन द प्रेजेंट कंडीशन? जी नहीं। जब तक आपका रिनोवेशन कंप्लीट नहीं होता है, इट इज नॉट अवेलेबल इन द प्रेजेंट कंडीशन इन विच यू वांट टू सेल इट। द मोमेंट रिनोवेशन इज कंप्लीटेड आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो अज्यूमिंग अदर कंडीशंस आर फुलफिल्ड। सेकेंडली, आपके एसेट में आपको कोई रिनोवेशन रिफर्मिशमेंट नहीं करना है, हावेवर आपके पास एक ऑर्डर है जो कंप्लीट करने को आपको दूसरे 5 महीने लगेंगे। आप बोल रहे हो जब तक ये ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता हम नहीं बेच पाएंगे, बट अपन ढूंढना तो चालू कर देता। तो यहाँ पे इट इज नॉट अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल, विच मींस अगर हाइपोथेटिकली बायर आता है बोलता है आज का आज चाबी दे दो, अपन देने को रेडी नहीं है, सो इट इज नॉट अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल। द एसेट रिमेन्स क्रूशियल फॉर अवर ऑनगोइंग ऑपरेशंस एंड हेंस ये अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल नहीं है। हावेवर ये फैक्ट बेस्ड है, जैसे आप बोलो कि ठीक है यार हम एसेट बेच देंगे अलॉन्ग विद द ऑर्डर, हम सामने वाले को बोलोगे तुम ऑर्डर फुलफिल करो, देन इट इज अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल। हम बोलते हैं भाई हमको रिनोवेशन नहीं करना है, भले पैसा कम मिलेगा, हमको जो कंडीशन में वो कंडीशन में बेच देना है, देन इट इज अवेलेबल फॉर सेल इन द प्रेजेंट कंडीशन। तो ये आपको केस बेस्ड देखना होता है। इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपको बोलता है यूजुअल इट इज अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल अगर आप आज का आज चाबी देने को तैयार हो एंड ट्रांजैक्शन हो जाएगा अगर बायर रेडी है। लेट अस से यहाँ पे बायर रेडी है, आप भी रेडी हो, हावेवर आपका एसेट ऐसा है जहाँ पे रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए, जैसे टेलीकॉम लाइसेंस, तो बायर एंड सेलर रेडी है, हावेवर इट इज सब्जेक्टेड टू एन लीगल अप्रूवल जो आपको लगता है मिल जाएगा, बट उसको 3 महीना लगेगा, तो कोई बोलेगा इट इज नॉट अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल। यहाँ पे स्टैंडर्ड आपको एक्सेप्शन देता है, वो आपको बोलता है कि अगर डिले हो रहा है ड्यू टू रेगुलेटर या फिर डिले हो रहा है ड्यू टू सम कस्टमरी प्रैक्टिस, जैसे नोटिस पीरियड देना है आपको टेनेंट को, देन सच अ डिले कैन बी इग्नोर्ड, अगर वो दूसरे एसेट्स में भी ये डिले होगा। सो बेसिकली अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन द प्रेजेंट कंडीशन कहलाया जाएगा इवन इफ इट इज पेंडिंग रेगुलेटरी अप्रूवल और पेंडिंग नोटिस पीरियड। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन आपको बोलता है सेल हैज टू बी हाईली प्रोबेबल। इसके लिए 5 कंडीशन है। व्हेन इज इट हाईली प्रोबेबल? अगर अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या सीनियर मैनेजमेंट जिसके पास साइनिंग अथॉरिटी है, दे आर कमिटेड टू द सेल प्लान। ऐसे कोई जूनियर एम्प्लॉइज बोल रहे हैं कि हमको बेचना है, उससे नहीं चलेगा। सेकंड, एक्शन हैज बीन टेकन। ऐसा ख्याली पुलाव नहीं है, आपने एक्शन लिया।
फॉर एग्जाम्पल आपने ब्रोकर अपॉइंट किया, प्रॉपर्टी आपने लिस्ट किया, एक्टिव प्रोसेस इज इनिशिएटेड और अ बायर इज आइडेंटिफाइड। थर्ड, आपने मार्केटिंग जो चालू किया, आप एसेट बेचने की तैयारी कर रहे हो एट अ प्राइस विच इज रीजनेबल एज कंपेयर टू द मार्केट प्राइस। फोर्थ, द सेल प्रोसेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, द सेल प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन, 1 साल में कंप्लीट होना चाहिए। एंड लास्ट, द विड्रॉल फ्रॉम सेल प्लान इज अनलाइकली। अगर ये पांचों कंडीशन फुलफिल होते हैं तो अपन मानते हैं कि भैया सेल इज हाईली प्रोबेबल एंड इफ द एसेट इज अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन द प्रेजेंट कंडीशन, तभी बनेगा ये इंड एस 105 के अंदर नॉन करंट एसेट या डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल। यहाँ पे थोड़े स्पेशल केसेस भी है जो हमें रिफर करने हैं। सबसे पहले अबैंडनमेंट। अगर आपका एसेट अबैंडन हो गया है या फिर आपने छोड़ दिया, जैसे यूक्रेन में वॉर हुआ, अपन छोड़ के आ गए, अपन ने अबैंडन कर दिया, तो ये एसेट भले आपके ओनरशिप पे आपने अबैंडन कर दिया, इज दैट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल? जी नहीं, abandonment is not sale. The heading of the standard is not non-current asset retired from use. It is non-current asset held for sale, which means भले ये discontinued operation हो जाएगा अगर component है, but ये held for sale नहीं कहलाया जा सकता है, ये वाले accounting principles नहीं लगेंगे। Secondly, Ind AS 10 with Ind AS 105, ऐसा possible है कि post balance sheet period में आपके कंडीशंस फुलफिल हो जाते हैं, जैसे रिनोवेशन कंप्लीट हो जाता है, तो क्या बैलेंस शीट डेट पे आप इसको हेल्ड फॉर सेल बोल सकते हो? जी नहीं, बैलेंस शीट डेट पे इट इज स्टिल नॉट हेल्ड फॉर सेल, merely because पोस्ट बैलेंस शीट पीरियड में कंडीशंस फुलफिल होती है, देन इट विल बी हेल्ड फॉर सेल फ्रॉम द डेट जब ये कंडीशंस फुलफिल हुई है, नॉट ऑन द बैलेंस शीट डेट। थर्ड, स्टेक सेल इन अ सब्सिडरी। जब भी आप सीएफएस बनाते हो तो सब्सिडरी का अगर आपने स्टेक सेल करना है और सब्सिडरी इज अ बिजनेस, इन विच केस वो बिजनेस के जो एसेट्स है उसको अपन क्लासिफाई कर सकते हैं हेल्ड फॉर सेल। एंड इन दी एसएफएस अगर आपने इन्वेस्टमेंट को शो किया एट कॉस्ट अंडर इंड एस 27, तो यहाँ पे इन दी एसएफएस ऑल्सो आप इसको शो कर सकते हो एज हेल्ड फॉर सेल। एंड लास्टली, एक्सेप्शन टू 1 ईयर। यूजुअली आपका सेल प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। हाउएवर अगर डिले होता है फॉर अ फैक्टर विच इज बियॉन्ड द एंटिटीज कंट्रोल, जैसे लॉकडाउन लग जाता है एंड मैनेजमेंट कंटिन्यूज टू बी कमिटेड टू द सेल प्लान, देन यहाँ पे अपन स्टिल कंटिन्यू करेंगे टू क्लासिफाई समथिंग एज हेल्ड फॉर सेल। अच्छा, तो स्टैंडर्ड में भी दो और चीज है। एक, इन द रेयर केसेस व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्लान टू सेल और द एसेट नो लॉन्गर मीट्स द क्राइटेरिया एज हेल्ड फॉर सेल, तो क्या अभी भी अपन उसको शो कर सकते हैं एज हेल्ड फॉर सेल? जी नहीं, अभी आप उसको रिक्लासिफाई कर देना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल इनटू इट्स रेगुलर क्लासिफिकेशन, लाइक फॉर एग्जाम्पल पीपी। तो यहाँ पे जब भी आप रिक्लासिफिकेशन करोगे तो कौन से वैल्यू पे करोगे? यू विल रिक्लासिफाई एट अ वैल्यू विच इज द लोअर ऑफ द कैरिंग वैल्यू हैड देयर बीन नो हेल्ड फॉर सेल क्लासिफिकेशन और द रिकवरेबल वैल्यू। सर क्यों रिकवरेबल वैल्यू? सर बिकॉज यहाँ पे अभी वो हेल्ड फॉर सेल है नहीं, विच मीन्स वो यूज हो सकता है, विच मीन्स आपको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज दैट इज प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश दोनों देखना पड़ेगा। एंड इसको कंपेयर करेंगे विद द कैरिंग वैल्यू हैड देयर बीन नो हेल्ड फॉर सेल क्लासिफिकेशन, विच मीन्स अगर 100 का एसेट था ऑन द डेट व्हेन इट वाज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, 90 रुपए का इसका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल था, इन विच के सब 10 रुपए का राइट ऑफ रिकॉर्ड करोगे, एसेट को 90 पे रिकॉर्ड करोगे। अच्छा, वो हेल्ड फॉर सेल होता नहीं तो 100 पे ही होता, बट साथ में 100 पे डेप्रिशिएट होता। एंड हेंस अपन बोलते हैं देखो अभी वो क्लासिफाई हो रहा है एज अ रेगुलर एसेट, विच मीन्स उसका ऑन द डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन होना चाहिए वैल्यू एज द कैरिंग वैल्यू हैड देयर बीन नो हेल्ड फॉर सेल क्लासिफिकेशन और द रिकवरेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। आप उसको कंपेयर करें आपके लेजर बैलेंस के साथ एंड रिकॉर्ड करें गेन और लॉस ऑन रिक्लासिफिकेशन। कभी कभार यहाँ पे रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट भी हो सकता है, जिसके लिए आप इंड एस 36 के स्टेप्स रेफर कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट पॉइंट यहाँ पे डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल। मैं प्रीफर करता हूँ ये स्टैंडर्ड आप पढ़े आफ्टर इंड एस 36, बिकॉज इंड एस 36 में जो कैश जनरेटिंग यूनिट और उसका इंपेयरमेंट है वो प्रिंसिपल्स यहाँ पे एक्जैक्टली सेम है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले अगर डिस्पोजल ग्रुप विच इज हेल्ड फॉर सेल, तो हम क्लासिफाई करेंगे इसका कैरिंग वैल्यू, कैलकुलेट करेंगे इसका कैरिंग वैल्यू। कैरिंग वैल्यू विल इंक्लूड ऑल द एसेट्स ऑल द लायबिलिटीज। इसको कंपेयर करेंगे लेट अस से विद द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, लेट अस से ये है 90, विच मीन्स 10 रुपए का राइट ऑफ आएगा। अब ये राइट ऑफ किधर जाएगा? जैसे सीजीयू में किधर जाता था? सबसे पहले इट गोज टू गुडविल एंड देन सेकंड टू अदर एलिजिबल एसेट्स। सर एलिजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? आइटम्स लाइक पीपी, आइटम्स लाइक इंटेंजिबल्स, आइटम्स लाइक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपका इंपेयरमेंट लॉस एलोकेट नहीं होगा टू इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स और अदर आइटम्स, बिकॉज ये इंड एस 105 में कवर नहीं होते। तो सर आपने लिए ही क्यों पहले कैरिंग वैल्यू में? बिकॉज ये आपको कंपेयर करना है 90 के साथ। बायर आपको 90 रुपए पे करता है फॉर ऑल एसेट्स, नॉट जस्ट एसेट्स क्लासिफाइड अंडर इंड एस 105। तो सो फॉर अ प्रॉपर एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन हमने दोनों को कंपेयर किया, लॉस फाइंड आउट किया, एंड ये लॉस एलोकेट होगा फर्स्ट टू गुडविल एंड देन टू ऑल अदर एसेट्स विच आर एलिजिबल in such a way that the value after that allocation is not below the individual net selling price. ये same provisions है with Ind AS
36 में भी है, ठीक है। तो ये आपको कवर कर देता है बाय एंड लार्ज इंड एस 105। एक छोटा सा इसके ऊपर एक्स्ट्रा पॉइंट भी है कि अगर नॉन करंट एसेट टेकन ओवर एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन है तो इंड एस 103 आपको बोलता है आप टेक ओवर करें इसको एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, नॉट एट फेयर वैल्यू बट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ऐसा आपको इंड एस 103 बोलता है। तो ये आपको कवर कर देता है इंड एस 105। आई होप आपको ये स्टैंडर्ड का एक अच्छा ओवरव्यू मिल गया है। अगर आपके कोई कमेंट्स है प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स बॉक्स एंड प्लीज करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।